आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी तथा विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भूगोल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक भूकंपी तरंग की सही विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन ए, यह अनुदैर्ध्य एवं संपीड़ित तरंग है। ऑप्शन बी, यह ध्वनि तरंगों के समतुल्य है। ऑप्शन सी, यह ठोस में तीव्र गति से चलती है परंतु द्रव में धीमी गति से चलती है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पी तरंग ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। माध्यम में घनत्व में वृद्धि के साथ इसकी गति भी बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे कि ठोस के घनत्व ज़्यादा होता है और फिर द्रव का घनत्व कम हो जाता है, तो ये घनत्व में जैसे वृद्धि होती है इनकी गति भी बढ़ जाती है। तो ये ठोस में तीव्र गति से चलते हैं तथा द्रव में उसके अपेक्षा ये थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, अल्पाइन, कैलिडोनियन, हर्सियन, प्री कैम्ब्रियन। ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि सही कालानुक्रम क्या है। अगर हम प्री कैम्ब्रियन पर्वत को देखें तो ये कैम्ब्रियन काल के पहले निर्मित हुए हैं, ये कैम्ब्रियन काल के पूर्व निर्मित हुए हैं ऐसे पर्वत। तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन जिसमें सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन हो, तो ऑप्शन बी और सी दोनों में ही सबसे पहला वाला प्री कैम्ब्रियन है। और कैलिडोनियन पर्वत देखें तो अंतिम सिल्यूरियन से प्रारंभिक डेवोनियन युग में इनका निर्माण हुआ है, कि अंतिम सिल्यूरियन और प्रारंभिक डेवोनियन के बीच में इनका निर्माण हुआ कैलिडोनियन में। तो दूसरे नंबर पर कैलिडोनियन आ जाएगा। हर्सियन क्रम के जो पर्वत हैं वो पार्मो कार्बोनिफेरस युग के हैं, पर्मियन और कार्बोनिफेरस युग के बीच में बने हैं ये हर्सियन। तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और अल्पाइन पर्वत को देखें तो यह अंतिम मेसोजोइक तथा टर्शियरी युग में निर्मित हुए हैं, तो ये सबसे अंतिम में आएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें क्रमशः प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सियन तथा अल्पाइन दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्लेट की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो अटलांटिक महासागर में जो कटक है, मध्य महासागरीय जो कटक बना हुआ है अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में, तो आपको बताना है कि किस प्लेट के कारण ऐसे कटक बनते हैं। तो ऑप्शन ए, अपसारी गति। ऑप्शन बी, अभिसारी गति। ऑप्शन सी, रूपांतरण भ्रंश गति। ऑप्शन डी, समानांतर गति। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपसारी गति। दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने से दरार का निर्माण होता है। इसी दरार से निकलने वाली लावा के मध्य, इसी जो लावा निकलता है इसी दरार से, उससे मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे अपसारी गति कहते हैं। जब दूर जाना अपसारी, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, पास आती हैं, तो उसे अभिसारी। तो ये अपसारी प्लेट किनारों के सहारे बनती है, तो अपसारी गति होती है प्लेट में। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो पहला कथन है, पी तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपी तरंगे हैं। तो बिल्कुल सही है, ये प्राथमिक तरंगे हैं और ये सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरा, एस तरंगे केवल द्रव में चलती हैं। तो नहीं, एस तरंगे द्रव में नहीं चलती हैं, ये ठोस में चलती हैं, ये द्रव में नहीं चलती हैं एस तरंगे। तीसरा, पी और एस तरंगों के पहुंचने के समय को अधिकेंद्र की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, रिक्टर मापक एक लघुगणकीय मापक है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बी, पहला, तीसरा और चौथा। आपको याद रखना कि एस तरंगे द्रव में नहीं चलती हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अपक्षय प्रक्रिया जिसमें चट्टानों की परतों में प्रसार व संकुचन के बारी बारी से होने छिलना प्रारंभ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, विसरण से। ऑप्शन बी, ब्लॉक पृथक्करण से। ऑप्शन सी, कड़की विखंडन से। या ऑप्शन डी, अपसल्कन से। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, अपसल्कन से। उष्ण प्रदेशों में जहां तापांतर अधिक होता है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों का प्याज की छिलकों की भांति परत दर परत विखंडन होता है, जिसे अपसल्कन या अपदलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पर्वत के उच्च भाग पर हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित
कटोरे की आकृति का अवनमन कहलाता है? तो आपको बताना है कि हिमनद अपर्दन द्वारा जब कटोरे जैसी आकृति निर्मित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिमनद द्रोणी, ऑप्शन बी गुंजन या हम, ऑप्शन सी लटकती घाटी या ऑप्शन डी सर्क। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसे सर्क कहते हैं, उसे सर्क कहेंगे। सर्क हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। सर्क को स्कॉटलैंड में कोटी, वेल्स में क्वम, जर्मनी में करेन एवं स्कैंडिनेविया में केसेल के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, मरुस्थल प्रदेश में अवशिष्ट गिरि जाना जाता है। तो मरुस्थल प्रदेश में जो छोटे छोटे पर्वत हैं जिनके पर्वत के अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट गिरि जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शंस आप देखिए। ऑप्शन ए नवांतशाई, ऑप्शन बी इंसेलबर्ग, ऑप्शन सी प्लाया या ऑप्शन डी पेडिमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय प्रदेशों में अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में अवशेष के रूप में छोटे छोटे चट्टानी टीले रह जाते हैं जिसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कांट के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कि कांट ने जो दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार, उसमें क्या सही हो सकता है, आपको ये ऑप्शंस पढ़ के बताना है। तो पहला, कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटनी गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया। तो ये बिल्कुल सही है, कांट ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगाया था अपने थ्योरी में। दूसरा, कोड़ी संवेग संरक्षण के नियम को मानते हुए कांट ने अपने सिद्धांत को विकसित किया। तीसरा, यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की, परंतु अधिकांश लोग कांट को ही निहारिका परिकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक मानते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब इसका जो दूसरा है ऑप्शन दूसरा, कोड़ी संवेग संरक्षण के नियम को मानते हुए कांट ने अपने सिद्धांत को विकसित किया, तो नहीं, कांट ने कोड़ी संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं माना था, ये इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। तो इनकी एक आलोचना के रूप में इसको देखते हैं कि इनकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने कोड़ी संवेग संरक्षण के नियम का पालन नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, और दूसरा जो है ये इनकी आलोचना में आता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक प्रचुर गैस है। आपको बताना है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से गैस की मात्रा होती है। ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न गैसों में जलवाष्प की मात्रा लगभग 90% के बराबर या फिर उससे कभी कभी उससे ज़्यादा भी होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जलवाष्प। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, चतुर्थ महाकल्प में प्लीस्टोसीन काल के अंत से आज पर्यंत लगभग 10,000 वर्षों की अवधि वाला नवीनतम भूवैज्ञानिक काल कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो नवीनतम भूवैज्ञानिक काल चल रहा है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लायोसीन, ऑप्शन बी मायोसीन, ऑप्शन सी ओलिगोसीन या ऑप्शन डी होलोसीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होलोसीन। प्लीस्टोसीन के पश्चात होलोसीन युग प्रारंभ हुआ जो वर्तमान समय में भी जारी है। इसी युग में उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में शुष्कता के कारण मरुस्थल का विकास हुआ है। मानव द्वारा पशुपालन एवं कृषि कार्य भी इसी युग में प्रारंभ हुआ है। तो होलोसीन वर्तमान युग है। इस प्रकार इसका आंसर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, इसमें दो सूची दी हुई है, जिसमें सूची 1 में एक तरफ ग्रह दिया हुआ है तथा सूची 2 में उसका उपग्रह दिया हुआ है। आपको मिलाना है कि किस ग्रह का कौन सा उपग्रह हो सकता है और कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो फेबोस और डेमोस 2 उपग्रह होते हैं। इस प्रकार इसको डेमोस से मिला देंगे। बृहस्पति को यूरोपा से मिला देंगे। बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा होता है। शनि ग्रह का टाइटन और टाइथिस, ये दोनों उपग्रह हैं जो फेमस हैं, तो टाइथिस से मिला देंगे। और यूरेनस का टिटानिया से मिला देंगे। इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ए का तीसरा
बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पर्वतीय तट जिसमें बड़ी संख्या में सकरी, खड़े, पार्श्व, लंबाकार एवं जलमग्न तटीय घाटियां हो कहलाता है। ऑप्शन ए रिया तट, ऑप्शन बी फ्योर्ड तट, ऑप्शन सी हेफ तट या ऑप्शन डी डाल्मेशियन तट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डाल्मेशियन तट। डाल्मेशियन तट शब्द यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट रेखा से लिया गया है, जहां तट स्थलाकृतिक एवं संभवतः भूगर्भिक संरचना के समानांतर है। इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फ्योर्ड तट को देखें तो ये पर्वत हिमानियों द्वारा निर्मित होता है, जैसे नॉर्वे का फ्योर्ड तट। रिया तट को देखें तो ये एस्चुरी जहाँ बनती है वहाँ पे रिया तट का निर्माण होता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे, इसका आंसर डी सही होगा, डाल्मेशियन तट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, पृथ्वी की व्युत्पत्ति के समर्थन में दी गई अपनी परिकल्पना में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने कहा कि मुझे पदार्थ दे और मैं उससे संसार बनाकर दूंगा। तो ऑप्शन ए जेम्स जीन, ऑप्शन बी टी.सी. चैम्बरलिन, ऑप्शन सी इमैनुअल कांट या ऑप्शन डी लाप्लास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने अपने वायव्य राशि परिकल्पना पर इतना विश्वास था उन्हें अपने वायव्य राशि परिकल्पना पर कि उन्होंने कहा कि मुझे पदार्थ दे और मैं उसका संसार बनाकर दिखा दूंगा। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के प्रकार तथा दर को प्रभावित करते हैं। तो 5 कारक दिए गए हैं, आपको इन कूट के अकॉर्डिंग इसको चुनना है। तो पहला हिमानी, दूसरा जलवायु, तीसरा वानस्पतिक आवरण, चौथा चट्टानों की संरचना और पांचवा उच्चावच। तो अगर हम इन कारकों को देखें तो जलवायु, वनस्पतिक आवरण, चट्टानों की संरचना तथा उच्चावच, ये चारों ऋतु क्षरण के प्रकार और दर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। जो पहला है हिमानी ऋतु क्षरण की नहीं बल्कि अपर्दन का कारक है। शेष चारों कारक ऋतु क्षरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न, 2 सूची दी गई है, सूची 1 तथा सूची 2। एक तरफ विद्वानों का नाम दिया गया है तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा परिकल्पित संकल्पनाएं दी गई हैं। तो पहला जेम्स और जेफरी। जेम्स जेफरी को आप ज्वारी परिकल्पना से मिला देंगे, जेम्स जीन का ज्वारी परिकल्पना है। बी चैम्बरलिन और मॉल्टन। चैम्बरलिन और मॉल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी, तो दूसरे को आप 5वें से मिला देंगे, ग्रहाणु परिकल्पना। कांट और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी। कांट का वायव्य राशि सिद्धांत है, वायव्य राशि परिकल्पना है, जिसे निहारिका का परिकल्पना भी कह सकते हैं। कुछ विद्वानों ने माना है कि निहारिका परिकल्पना की शुरुआत कांट ने ही की है और लाप्लास की तो निहारिका परिकल्पना है ही। तो इसका पहले से आप मिला देंगे निहारिका परिकल्पना। डी हाइले और लिटन, तो इसे आप अभिनव तारा परिकल्पना से मिला देंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का 5वां, सी का पहला और डी का तीसरा। इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन जीन्स द्वारा किया गया और जेफरी ने इसमें संशोधन किया था। चैम्बरलिन तथा मॉल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी। कांट और लाप्लास ने गैसीय परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना तथा हाइले और लिटन ने अभिनव तारा या नोवा परिकल्पना, अभिनव तारा मतलब नोवा परिकल्पना प्रतिपादित किया था। इस प्रकार प्रश्न, मोहो असातत्य पाया जाता है। ऑप्शन ए परपटी और प्रवार के बीच, ऑप्शन बी ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के बीच, ऑप्शन सी प्रवार और क्रोड के बीच या ऑप्शन डी आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परपटी और प्रवार के बीच मोहो असातत्य या मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी आप जो भी कहें। परपटी और प्रवार के बीच, प्रवार मतलब मेंटिल, परपटी भूपरपटी, परपटी और मेंटिल के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, वलित क्षेत्र में अभिनतिक कटक
और अपनतिक घाटी के विकास को कहते हैं? ऑप्शन ए घाटियों और कटकों की समानांतर पट्टी, ऑप्शन बी अपघर्षण पेटी, ऑप्शन सी उच्चावच प्रतिलोमन की स्थलाकृति, या ऑप्शन डी कटक और घाटी दृश्य रूप। तो इसका आंसर सी से ही हो जाएगा, उच्चावच प्रतिलोमन की स्थलाकृति। वलित पर्वतीय क्षेत्र में अभिनति की तुलना में अपनति का अपर्दन तीव्र गति से होने पर अपनतिक घाटी एवं अभिनतिक कटक का विकास होता है, जिसे उच्चावच का प्रतिलोमन कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न, भूकंपी सिंधु तरंगे उत्पन्न होती हैं। भूकंपी सिंधु तरंगे अर्थात यहाँ पे सुनामी से इसका अर्थ लगाएंगे। भूकंपी सिंधु तरंगे मतलब सुनामी। सुनामी उत्पन्न होती है ऑप्शन ए पृथ्वी की परपटी के सिकुड़ने के द्वारा, ऑप्शन बी चक्रवातों के द्वारा, ऑप्शन सी अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा, या ऑप्शन डी ज्वार भाटाओं के द्वारा। तो समुद्री नितल में होने वाले भूकंपी ज्वालामुखी क्रियाएं एवं भूस्खलन से भूकंपी सिंधु तरंगे अर्थात सुनामी की उत्पत्ति होती है। ये तरंगे काफ़ी विनाशकारी होती हैं। इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा भूकंपी सिंधु तरंगों की उत्पत्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्षण कहलाता है। तो अनेक जलोढ़ शंकुओं के मिलने से जो मैदान बनता है, जो निक्षेपण लक्षण आता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पेडिमेंट, ऑप्शन बी बालसोन, ऑप्शन सी अपवाहन द्रोणी, या ऑप्शन डी बजाडा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बजाडा या बजादा जो भी कहें, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुष्क प्रदेश में जल की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में बजादा प्रमुख है। यह कई जलोढ़ शंकुओं के मिलने से बनता है। इसका निर्माण पर्वत के अपरदन से प्राप्त कंकड़ पत्थरों से होता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है? तो इसका ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन ए डाइक, ऑप्शन बी सिल, ऑप्शन सी लैपिली तथा ऑप्शन डी संकोराश्म। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, डाइक। मैग्मा के ठोस होने पर जो अवसादी सेलों के बीच में, दो अवसादी सेलों के बीच में ये लंबवत जो खड़ा हो जाता है, तो इसे डाइक कहते हैं। अगर यही लंबवत ना हो के क्षैतिज स्थिति में हो तो इसे सिल कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा, डाइक। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, घनत्व के आधार पर भूकंप को बाहरी, मध्यवर्ती तथा केंद्रीय परतों में किसने विभाजित किया? तो घनत्व के आधार पे डेली महोदय ने भूगर्भ को बाहरी, मध्यवर्ती तथा केंद्रीय परतों में विभाजित किया था। अगर हम इनके ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए जेफ्रे महोदय ने भूकंपी तरंगों के आधार पे पृथ्वी के स्तर को डिवाइड किया था। जेफ्रे महोदय ने एस स्टार नामक भूकंपी तरंगों की खोज की थी। भूकंपी तरंगे जो प्राथमिक और सेकेंडरी हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं, पी और एस, ये तीन प्रकार की होती है। पी, एक तो पी, दूसरा पी जी तथा तीसरा पी स्टार। इसी प्रकार एस तरंगे भी होती हैं, एस, और दूसरा एस जी, तीसरा एस स्टार। तो एस स्टार वाला जो तरंग है उसे जेफ्रे महोदय ने खोजा था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आगे की वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे।